Hello, good evening everyone. Welcome to Avipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza. So how you all are doing? I hope everything is going well. है ना? Yeah, ठीक है चलिए. So my today's session is on monetary policy and fiscal policy for SEBI Grade A 2020. In the last lecture we were talking about GDP, है ना? I hope आपको last lecture का सब कुछ clear हो गया होगा. So my today's session is on monetary policy and fiscal policy. Actually, monetary policy, what is monetary policy and what is fiscal policy, and I'll discuss today some of the MCQ questions on this topic. Okay, तो मैं आपको बता दूँ monetary and fiscal policy ये किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, इन एनी इकोनॉमी टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आरबीआई, क्या दो टूल्स निकाली है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक. चलिए, बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सेबी में जितने भी सारे पेड कोर्सेज है उस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है. ठीक है, ऑन ऑल दी पेड कोर्सेज एंड ऑल द सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज. सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस मैं बता देती हूँ कि वेदर इट इज़ अ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो जितने भी सारे हमारे पेड कोर्सेज है उस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है. ठीक है, सो यू हैव अ बेटर ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. ठीक है, और आप लोगों को पता है कि हमारा एमसीक्यू वर्जन स्टार्ट है ना, अभी एमसीक्यू सेशन चल रहा है सारे सब्जेक्ट्स के. तो अगर आपको उसका टॉपिक क्लियरेंस चाहिए या थ्योरी पार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे सारे चीज़ अवेलेबल है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑन ऑन दी पेड कोर्सेज. तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. ओके, एंड वीडियो ख़त्म होने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, विजिट आवर वेबसाइट, लिंक रिव्यू कीजिए, हमारे पोर्टल को विजिट कीजिए एंड आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा. ओके, ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन आवर सेशन ऑन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. एंड हाँ, मैं आपको फिर से बता दूँ कि इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. जब भी हमारे लेक्चर्स होंगे यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड शेयर कीजिए, बस शेयर कीजिए हमारे सेशन को, एक थम्स अप कर दीजिए. ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर बच्चे आते हैं तो. चलिए, आज शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को, ताकि अदर्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. ओके, हमारा आज का पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, या नंबर 1, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी? इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डिस्काउंट रेट. ऑप्शन नंबर बी, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस अकाउंट. एंड ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. यू हैव 10 सेकेंड्स विद यू. सोचिए अच्छे से, उसके बाद आंसर दीजिए. Which of these is not a monetary policy? ठीक है, not included in monetary policy. Whether it is number A, discount rate, or B, open market operation, or C, balanced account, or D, reserve requirements. क्या होगा? Don't confuse, try कीजिए, try out. Discount rate or open market operation or balance account or reserve requirements. चलिए, मैं आपको बता दूं कि which of these is not a monetary policy. Monetary policy क्या नहीं है? डिस्काउंट रेट आपको पता है क्या है? वी कैन से इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट रेट. ये भी क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है जो कि सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या करती है? चार्ज करती है ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स.
फॉर क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। नंबर बी क्या हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई, टू फॉर इट्स लिक्विडिटी टू अ करेंसी। ये क्या करती है, लिक्विडिटी टू अ करेंसी ऑन वन बैंक और ग्रुप ऑफ बैंक। तो ये क्या है, हमारा लिक्विडिटी फॉर्म है, ठीक है। द थर्ड वन वी हैव बैलेंस अकाउंट। बैलेंस अकाउंट क्या है, मेनली फॉर बिजनेस पर्पसेस, मेनली फॉर क्या है ये, बिजनेस पर्पसेस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड मेनली क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बैलेंस अकाउंट उसमें ज्यादा काम आता है, ठीक है। एंड नंबर डी क्या है हमारा, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स ये हो गया हमारा द सेंट्रल, इसमें क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मनी सप्लाई होता है, इंक्रीज भी होता है एंड डिक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई। तो अब आप सोचिए कि कौन सा आंसर होगा, डिस्काउंट रेट होगा या ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा या बैलेंस अकाउंट होगा या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स होगा। नॉट द करेक्ट आंसर इज बैलेंस अकाउंट, विच इज नॉट अ मॉनेटरी पॉलिसी। डिस्काउंट रेट हमारे सेंट्रल बैंक गवर्न करती है, डिस्काउंट ये टूल्स है, ये एक वन ऑफ द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। द सेकंड टूल वी हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या है, लिक्विडिटी फॉर्म में द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वी कैन कॉल इट एज लिक्विडिटी, ओके। बैलेंस अकाउंट जैसे कि मैं बोल दी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेनली बैलेंस अकाउंट वो होता है। एंड रिजर्व अकाउंट मेनली इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, ठीक है। So the correct answer will be 1 minute, okay, balance account, ठीक है। The correct answer क्या है, balance account. Which of these is not a monetary policy, that is balance account. चलिए हम इसका देख लेते हैं आंसर। आंसर है नंबर सी, बैलेंस अकाउंट। एक्सप्लेनेशन, द फेड कैन यूज 4 टूल, द फेड दैट इज द आरबीआई, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द फेड कैन यूज 4 टूल्स टू अचीव इट्स मॉनेटरी पॉलिसी गोल्स। पहला, डिस्काउंट रेट भी चूज करती है, वो टूल्स है उसका, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है एंड इंटरेस्ट ऑन रिजर्व भी है। तो ऑल द 4 अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ फंड इन द बैंकिंग सिस्टम। ये किसको इफेक्ट करती है, हमारे बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। द फेड मीन्स फेड यहाँ पे हो जाता है क्या, फेडरल मतलब किसी भी कंट्री का फेडरल रिजर्व, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोई भी कंट्री का ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया का क्या है, आरबीआई, ओके। तो कंफ्यूज ना होना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट वन वी हैव कंप्लीटेड। चलिए हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं हम। या सेकेंड वन इज इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड increase in the general level of dash. Option number A, accounts. Option number B, income. Option number C, profit. And option number D, price. Inflation किस पे जनरल किस पे डिपेंड किस पे करती है, इन्फ्लेशन नॉर्मल रिफ्लेक्शन किस पे रहता है इन्फ्लेशन का। दिस इज अ इजी वन, ओके, ट्राई आउट। कोई भी डाउट हो आपको, कोई भी क्लियरेंस चाहिए तो प्लीज आप मुझे टेक्स्ट message comment kare. I'll try to solve the questions of you. I will try to give the solutions of your questions, okay. Inflation is sustained increase in the general level of number A, accounts, or B, income, or C, profit, or number D, price. You have 10 seconds. चलिए मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड, सॉरी, सस्टेन मीन्स क्या हो गया, एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड, ओके। इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ, क्या हो सकता है, अकाउंट्स हो सकता है, नो। इनकम हो सकता है, नो। प्रॉफिट हो सकता है। इन्फ्लेशन किस पे रिलेट करती है,
प्राइस पे ना, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्राइस. इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस. प्राइजेस इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस अप एंड डाउन होता है ना, अप्स होता है, अचानक से ऊपर चले जाते हैं. इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन कॉल इट एज इन्फ्लेशन. ओके, चलिए आंसर क्या है देखते हैं. नंबर डी, दैट इज प्राइस. इन्फ्लेशन इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइजेस, मैं क्या बोली, जनरल इंक्रीजेज इन द प्राइजेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी. अचानक से कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाना एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वी कैन कॉल इट एज इन्फ्लेशन. ओके, चलिए हमारे थर्ड में चलते हैं हम. या सी, द गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ गोल्स. ओके, क्या है गोल्स. The goals of monetary policy do not include the promotion of option number A, maximum employment, option number B, low taxes, option number C, stable prices, and option number D, moderate long term interest rate. Question अच्छे से पढ़ना. The goals of monetary policy do not, okay, do not include the promotion of. Monetary policy किसकी promotion include नहीं करती, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज. कोई भी क्वेरी हो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. ओके, आई विल कन्वे इट आउट. The goals of monetary policy do not include the promotion of, चलिए मैं बता दूं, that is क्या बोला है, डू नॉट इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ लो टैक्सेस. ये क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, डू नॉट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ लो टैक्सेस, लो टैक्सेस को प्रमोट नहीं करती है. तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम क्या रहता है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी. मनी अगर कंट्रोल सप्लाई होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट्स को, वर्कर्स को. उसके बाद लो टैक्सेस क्या हो गया, दोज कंट्रीज हु डू नॉट पे टैक्सेस, मतलब लो टैक्सेस, जहां पे लो टैक्स पे किया जाता है. ठीक है, तो ये प्रमोट नहीं करती है मॉनेटरी पॉलिसी. द थर्ड वन इज स्टेबल प्राइसेस, मतलब कोई भी चीज की प्राइसेस जो है वो स्टेबल रेट, रीजनेबल रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. ओके, एंड द थर्ड वन वी हैव मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, दैट इज मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन हो गया, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ठीक है, तो ये सारे क्या चीजें रहती है, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट. ओके, तो द मेन द करेक्ट आंसर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड प्रमोशन ऑफ लो टैक्सेस. द करेक्ट आंसर विल बी लो टैक्सेस. ओके, चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. आंसर बी, द करेक्ट आंसर इज आंसर बी. सी, एक्सप्लेनेशन. द गोल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आर टू प्रमोट, ये किसको प्रमोट करती है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को, स्टेबल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एट रीजनेबल रेट, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट हो जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि सारे के ऊपर मतलब कोई बर्डन ना हो, आराम से पे करे वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट. ठीक है, बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी द फेड कैन मेंटेन, फेड क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक, मेंटेन क्या करती है, स्टेबल प्राइस करती है, देयर बाय सपोर्टिंग कंडीशंस फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट. हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की कैसी होगी, अगर वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आउटपुट सही रहेगा, इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, टू इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स भी रहेगी, तो क्या होगा, हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ सही चलेगा ना.
तो ये क्या हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सपोर्ट किसे नहीं करती है, लो टैक्सेस। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। या सी, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ध्यान देना अच्छे से जरा, ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस द फेडरल रिजर्व्स buy and sell securities to influence supply of bank reserves, ठीक है, when the Fed, full stop, when the Fed wants to increase reserve it does what? समझ में आया? ओपन मार्केट, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस द फेडरल रिजर्व क्या करती है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या हमारी कंट्री का सेंट्रल दैट इज आरबीआई क्या करती है, बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज करती है। क्यों? टू इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ बैंक रिजर्व, इन्फ्लुएंस करती है किसको, सप्लाई ऑफ बैंक रिजर्व को, ठीक है। व्हेन द फेड वांट्स, अगर फेड चाहे इंक्रीज द रिजर्व तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, ओके, दैट इज नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए क्या करेगी, बाय सिक्योरिटीज, और ऑप्शन नंबर बी सेल सिक्योरिटीज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नथिंग। रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और फिर जवाब दीजिए। Through open market operations, the Federal Reserve buys and sell government securities to influence and supply of bank reserve. Okay, full stop. When the Fed wants to increase reserve, it does what? क्या करेगी जब उसको increase करना रहेगा reserve को, तो whether buy securities or sell securities or both A and B or D nothing. चलिए मैं आपको बता दूं, the correct answer will be the Fed wants to increase review, it will buy security. The correct answer is buy security. Okay, increase reserve पता है ना आपको क्या है, what is reserve? We can say whether it is in a business use or finance use, money that is in your hand, cash in hand. reserve हम किसको बोलते हैं, money in hand. ओके, जो कि कभी भी आगे चल के फ्यूचर पेमेंट्स, आपको फॉर एग्जांपल आपको फ्यूचर पेमेंट्स करना है, या फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया है, अनकंडीशनल सिचुएशन आ गया हो, या फिर आपका अनएक्सपेक्टेड कुछ इवेंट्स आ गया हो, या फ्यूचर कुछ भी ऐसा क्रिटिसिज्म आ गया हो जो अचानक आपको पेमेंट करना है, तो आपके पास अगर हैंड में कैश रहेगा, रिजर्व रहेगा, तो ही आप पे कर सकते हो ना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। अब मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो जब आपको जरूरत पड़े उस टाइम पे आपको क्या अवेलेबिलिटी मिलती है, क्या कैश आपको तुरंत प्रोवाइड कोई करता है क्या, तुरंत आपका वो जो प्रॉपर्टी वो बिक जाएगा और आपके पास कैश आ जाएगा, नहीं। तो ये क्या करती है, लिक्विडिटी को कम करती है। बट आपके पास इन हैंड अगर कैश है, आपके बैंक में, आपके करंट अकाउंट में अगर कैश है, तो उस कैश को आप किसी भी वक्त यूज कर सकते हो फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस। कभी भी अगर हैपन हुआ या कोई इवेंट हुआ तो आप उस पर यूज कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। ठीक है, तो थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस द फेडरल रिजर्व बाइज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस एंड सप्लाई ऑफ बैंक रिजर्व। व्हेन द फेड वांट्स टू इंक्रीज रिजर्व, ये क्या करती है, द फेड buys securities, government securities. Okay, the correct answer is number A. चलिए explanation देखिए। To increase the money supply, the Fed will purchase bonds from banks. Fed क्या करेगी, purchase करेगी bonds इन द फॉर्म ऑफ क्या हो गया, लोन्स हो गया, बॉन्ड्स क्या एक फॉर्म ऑफ लोन्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, डिबेंचर्स प्रॉमिस नोट्स हो गया। तो ये क्या होगा, करती है परचेज फ्रॉम बैंक विच इंजेक्ट्स मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम। इंजेक्ट्स मीन पता है ना, ह्यूमन बॉडी में अगर इंजेक्ट करते हैं तो जो भी इंजेक्शन का जो भी मेडिसिन रहता है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है ना, तो वही इंजेक्ट्स, ये क्या करती है, इंजेक्ट करती है मनी इनटू बैंकिंग सिस्टम। ओके, इट विल सेल बॉन्ड्स टू रिड्यूस, ये सेल बॉन्ड सेल कब करती है, जब उसको मनी रिड्यूस करता है, जब उसको इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस करना रहता है, तो ये बॉन्ड्स को सेल करती है। ओके, नहीं तो अगर इंक्रीज करना रहता है तो ये क्या करती है, सिक्योरिटीज बाय करती है। ओके,
कंफ्यूज नहीं होना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वुड बी, ऑप्शन नंबर ए कटिंग टैक्सेस, ऑप्शन नंबर बी कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ऑप्शन नंबर सी कटिंग प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड ऑप्शन नंबर डी कटिंग प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, an example of expansionary fiscal policy would be whether it is cutting taxes or B is cutting government spendings or C cutting production of consumer goods or it's D cutting prices of consumer goods। एग्जाम्पल पूछा है आपको, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का। Try to solve it out. You have 10 seconds. चलिए मैं आपको बता दूं, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वुड बी, पहले तो ये बता दूं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। ये क्या है, इट ऑकर्स व्हेन द कांग्रेस एक्ट्स टू कट द टैक्सेस। ये क्या करती है, the Congress acts to cut the taxes। ये और क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करती है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। उसके बाद शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड, ये क्या करती है, एग्रीगेट डिमांड भी शिफ्ट करती है, शिफ्ट द aggregate demand। ओके, द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वुड, पहला आपका इसमें एग्जाम्पल आ गया, क्या करती है, फॉर करेक्ट आंसर विल बी ए कटिंग टैक्सेस। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, एक कांग्रेस है, कांग्रेस अब आपको लगेगा कि क्या है, कांग्रेस है, इट्स अ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप लोग समझ जाना। ओके, इट्स अ लेजिस्लेटिव branch of federal government, okay, federal government। ओके, तो ये कांग्रेस क्या करती है, कट करती है, एक्ट्स टू कट दी कटिंग टैक्सेस, मतलब ये सबसे पहला काम क्या करती है, टैक्स को कट करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करती है, इंक्रीज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है। शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड, मतलब डिजायर टू want something, want to desire, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, कटिंग टैक्सेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज करती है, तो ये तो हो नहीं सकता ये। उसके बाद ये कटिंग, ये कट नहीं करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करती है। ओके, ये कट ये भी नहीं करती है। प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स ये इंक्रीज करती है, और कटिंग प्राइसेस ये भी कट नहीं करती है, प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कटिंग टैक्सेस। ओके, करेक्ट आंसर इज कटिंग टैक्सेस। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर नंबर ए, कटिंग टैक्सेस। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स, ये क्या करती है, सबसे पहला फंक्शन क्या करती है, टैक्स को कट करती है। ओके, ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करती है ऑन प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स मीन्स हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस पे होता ही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज बिल्डिंग्स बनाना, रोडवेज, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत सारा स्पेंडिंग्स करती है गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट पे हम चलते हैं। या सी
This one. Open market operations are. Option number A, the process by which money enters into circulations. Okay. Option number B, reserves greater than the required amount. Option number C, the buying and selling of government securities to alter money supply. And option number D, rate of interest bank charges on short term loans to their best customers. एक एक ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व इट आउट. कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी डाउट हो, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. ओके. एंड प्लीज़ सेशन को शेयर करते रहिए ताकि और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सके हमारे सेशन को. प्लीज़ शेयर करते रहिए एंड थम्स अप दिखाते रहिए. ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आपको ये बताना है. Whether it is the process by which money enters into circulations, or B, reserves greater than the required amount, or whether it is C, the buying and selling of government securities to alter money supply, या फिर option number D, rate of interest bank charges on short term loans to their best customers. Read out the question carefully. Confused नहीं होना please. चलिए मैं आपको बता दूं, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू ऑल्टर मनी सप्लाई. ऑल्टर मीन्स टू कट और कंट्रोल. कट और कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ठीक है. चलिए देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन. दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एक्सप्लेनेशन है, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन एक्टिविटी बाय द सेंट्रल बैंक. ये क्या है? एक्टिविटी बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई. RBI, that is Reserve Bank of India, to give liquidity in its currency to a bank or bank group of banks. ये क्या करती है? लिक्विडिटी. बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लिक्विड एसेट्स रहते हैं ना, liquid assets that can be converted into cash, can be converted into cash. okay, आप लोग समझ जाना, मेरी राइटिंग इसमें बहुत बुरी लग रही है ना. that can be converted into cash, don't mind please. ठीक है. तो ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ करेंसी टू बैंक को देती है और या फिर ग्रुप ऑफ बैंक्स को देती है. ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. या सी, द रेट द फेड चार्जेस बैंक्स फॉर अ लोन. क्वेश्चन क्या है? द रेट द फेड चार्जेस बैंक्स फॉर अ लोन. ऑप्शन नंबर ए डिस्काउंट रेट, और ऑप्शन नंबर बी फेडरल फंड रेट, और नंबर सी रिजर्व रेशियो, और नंबर डी प्राइम रेट. द रेट द फेड चार्जेस बैंक्स फॉर अ लोन. लोन के लिए फेड क्या चार्ज करती है? वेदर इट इज अ डिस्काउंट रेट और फेडरल फंड रेट और रिजर्व रेशियो और प्राइम रेशियो. चलिए मैं आपको बता दूं, द रेट ऑफ फेड चार्जेस बैंक फॉर अ लोन, कौन सा रेट करती है? डिस्काउंट रेट. द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट क्या है? इट इज ऑल्सो एन
इंटरेस्ट रेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज द आरबीआई चार्जेस ऑन ऑल द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन्स, वी कैन कॉल इट एज डिस्काउंट रेट। ओके, अब आपको लग रहा होगा व्हाट इज फेडरल फंड रेट। फेडरल फंड रेट क्या है? इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट रेट, ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जो कि ओवरनाइट बेसिस पे मिलता है। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जो कि ओवरनाइट बेसिस पे मिल जाता है, ओवरनाइट बेसिस पे मिल जाता है। वेट 1 मिनट। ओके, करेक्ट आंसर इज डिस्काउंट रेट। ये भी क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है जो कि शॉर्ट टर्म्स लेंडिंग प्रोवाइड करती है ऑन ओवरनाइट बेसिस। ओवरनाइट बेसिस मींस क्या हो गया? मतलब एंड ऑफ द डे तक आपको ये फंड फेडरल फंड रेट मिल जाएगा। ओके, द थर्ड वन वी हैव रिजर्व रेशियो रेट, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। आपने सुना होगा ना, ये क्या है? कैश रिजर्व रेशियो ये भी एक टाइप के डिपॉजिट्स है जो कि सेंट्रल बैंक से प्रोवाइड होता है ऑन ऑल दी कॉमर्शियल बैंक। उनको हर कॉमर्शियल बैंक को अपने पास एक डिपॉजिट रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो उसके पास एक कैश रिजर्व रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, एंड ये क्या है? प्राइम रेट क्या है? इट्स अ लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि लेंडिंग जो कि बोरोवर्स को मिल जाता है। ठीक है, टू रिपे इट इन फ्यूचर। इंटेंशन क्या रहता है? लोन तो मिल गया, क्रेडिट फैसिलिटी मिल गया, बट टू रिपे इट फ्यूचर, इंटेंशन इन द टू रिपे इट back in future. Okay, the rate the Fed charges banks for a loan क्या है? किस पे? discount rate पे। the correct answer is discount rate. Okay, चलिए explanation देख लेते हैं हम। the correct answer is A, that is discount rate. explanation, the discount rate is the interest rate। क्या है? ये एक interest rate है charge to all the commercial banks। जैसे मैं आपको बताया किस पे? all the commercial banks and all the depository institutions जो deposit करती है on loans। ठीक है, दे रिसीव देयर रीजनल फेडरल बैंक्स लेंडिंग फैसिलिटी। रीजनल फेडरल बैंक्स क्या हो गया? जो अलग अलग स्टेट्स में जो बैंक्स लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनल फेडरल बैंक्स लेंडिंग फैसिलिटी। तो ये डिस्काउंट रेट क्या हो गया? इट्स ऑल्सो अ इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन ऑल द कॉमर्शियल बैंक्स ऑफ अ कंट्री। ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सी या द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स टू अफेक्ट द इकोनॉमी। ओके, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ना। द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स टू अफेक्ट द इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए मॉनेटरी पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर बी फिस्कल पॉलिसी, और ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, और इट्स ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी इफेक्ट करती है टैक्सेस एंड यूज के लिए? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इकोनॉमी कौन सी इफेक्ट करती है इकोनॉमी में? रीड द क्वेश्चन carefully, whether it is monetary policy or fiscal policy or contractionary policy or it's D expansionary policy. The use of taxes and government spendings to affect the economy, कौन सी पॉलिसी यूज की जाती है? कोई भी डाउट हो, फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगी इंशाल्लाह। चलिए मैं आपको बता दूं, द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स टू अफेक्ट द इकोनॉमी, द करेक्ट आंसर इज नंबर बी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया? किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है, द यूज ऑफ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये क्या है? एक एक्शन है जो कि सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई अंडरटेक करती है टू कंट्रोल
to control the money supply. Okay, money supply in the economy. Okay, fiscal policy क्या हो गया, ये क्या है, यूज ऑफ, ये क्या है, यूज ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये क्या है, यूज ऑफ गवर्नमेंट, यूज ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, use of government income and expenditure to influence the country's economy. ये क्या करती है, to influence the country's economy. यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, the use of taxes, government spending to affect the economy. फिजिकल पॉलिसी वही है ना, यूज ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी. थर्ड क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या हो गया, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. हमने बिजनेस साइकिल में पढ़ा था ना, आपको याद होगा अगर, कॉन्ट्रैक्शन फेज, एक्सपेंशन फेज, पीक फेज, ट्रफ, ऑल दिस. तो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी वही है. कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी में क्या होता है कि जितने भी सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है रिलेटेड, वेदर इट इज इनकम हो गया, आउटपुट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो इसमें क्या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या हो गया, जितने भी सारे इकोनॉमिक के फैक्टर्स है वो धीरे धीरे डाउन लीड करते, डाउन टूवर्ड्स होते जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. ओके, एंड द फोर्थ वन वी हैव एक्सपेंशनरी पॉलिसी. एक्सपेंशनरी पॉलिसी ये क्या करती है, इनकरेज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को ना, इनकरेज द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ. एक्सपेंशन पॉलिसी में हमारे जितने भी इकोनॉमिक के फैक्टर्स है, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट हो गया, इनकम हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, तो इसमें क्या करती है, एक्सपेंशन पॉलिसी में क्या एक्सपैंड करती है, इंक्रीमेंट होता है इन सारे फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का. तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंकरेजमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंकरेज मिलता है. तो ठीक है, द क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, द यूज ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. ओके, चलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, दैट इज बी, एक्सप्लेनेशन. फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मीन्स इनकम कलेक्शन, इनकम, ओके, रेवेन्यू कलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इकोनॉमी. इन्फ्लुएंस क्या करती है, कंट्री की इकोनॉमी को. ठीक है, द टू मेन टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ओके, taxes influence the economy by determining how much money, टैक्स इन्फ्लुएंस क्या करती है कि गवर्नमेंट कितना, हाउ मच द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड इन द सर्टेन एरियाज. मतलब टैक्स इन्फ्लुएंस क्या करती है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली कितना स्पेंड आउट करना है एरियाज में. एंड सेकेंड वन इज हाउ मच मनी इंडिविजुअल्स शुड स्पेंड. इंडिविजुअल्स तो स्पेंड करते ही है, इतने सारे टैक्सेस भरते हैं हर एक चीज में, तो ये पैसा, हमारा पैसा कहाँ पे जाता है, गवर्नमेंट को ही जाता है ना. तो टू मेन फैक्टर्स फिस्कल पॉलिसी के क्या है, टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया इन सर्टेन एरियाज, एंड हाउ मच वी द इंडिविजुअल शुड स्पेंड इन सर्टेन थिंग्स. ओके, दैट इज फिस्कल पॉलिसी. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को. ओके, चलिए हमारे नेक्स्ट पे चलते हैं हम. या सी इंपॉर्टेंट वन, दिस वन इज प्राइस स्टेबिलिटी implies promoting dash with sustainable emphasis on prices. Okay, option number A, financial development, option number B, economic development, option number C, strategic financial development, and option number D, none of these. ध्यान से पढ़ना, प्राइस स्टेबिलिटी पूछा गया है. रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली, और हमारे सेशन को प्लीज शेयर करते रहिए, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. Price stability implies promoting dash with sustainable
sustainable emphasis on prices, whether it's financial development or economic development or strategic financial development or none of these. You have 10 seconds with you. कोई भी डाउट्स हो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट योर क्वेश्चंस. चलिए मैं आपको बता देती हूँ. प्राइस स्टेबिलिटी इंप्लाइज प्रमोटिंग. एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस स्टेबिलिटी क्या है? जनरल प्राइस लेवल्स इन द इकोनॉमी. जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. ओके ओके. implies promoting economic development. The correct answer is economic development with sustainable emphasis on prices. Prices ऐसा प्राइजेज हो, रीजनेबल प्राइजेज हो, ताकि जो कस्टमर्स है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उसकी नीड्स एंड एस्पिरेशंस पूरी हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बेटर हो सके. तो इसका मेन ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. या सी प्राइस, इट्स ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेनेशन. प्राइस स्टेबिलिटी इंप्लाइज प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी आपको पता है ना? कैसे होगी? प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होगी, आउटपुट उतना ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगी. उसके बाद इन्फ्लेशन टू कंट्रोल, इन्फ्लेशन रेट जो रहेगा वो कंट्रोल रहेगा. तो ये सारे क्या हो जाएंगे? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी एट कंसिडरेबल रीजनेबल रेट्स रहेगा टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. तो ये क्या हो गया हमारा? एम्प्लॉयमेंट रहेगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो रहेगा. तो इससे क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है मेंटेन रहता है. ठीक है. तो प्राइस स्टेबिलिटी इंप्लाइज प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी. मतलब जनरल प्राइस लेवल, जो रोज का प्राइस लेवल है, ऊपर नीचे जो होता है. ठीक है. It focus to facilitate the environment which is favorable to the architectures that enables the development projects to run swiftly while also maintaining reasonable price stability. ठीक है. Favorable to architectures for the development projects. Architectures क्या होते हैं? जो बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड्स, सोसाइटी जो बनाते हैं, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं. तो ये सारे प्रोजेक्ट्स भी क्या हो गया? रन होगा स्विफ्टली, मेंटेनिंग अ रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक है, समझ में आया? चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या सी द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई in order to influence the cost and the availability of credit is option number A contraction policy, option number B expansion policy, option number C monetary policy, or it's option number D fiscal policy. Which policy is this? कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ो. क्रेडिट, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट के लिए कौन सी पॉलिसी दी जाती है? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. कभी एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड, या फिर कभी डिक्रीज होती है. कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड करती है, इंक्रीज करती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज करती है. किसका? मनी सप्लाई का. इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस किसको? कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. क्या होगा? वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी और एक्सपेंशन पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी. क्रेडिट क्या है पता है ना?
उधार, लोन आपने लिया है या उधारी लिया है किसी से, टू रिपे इट बैक इन फ्यूचर, इंटेंशन टू रिपे इट बैक इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं कि द एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज ऑप्शन नंबर सी, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द एक्शन undertaken by the central bank, that is the Reserve Bank of India. क्यों? To control the supply of money in the economy of a country. We called it as monetary policy. The correct option is option number C. Okay? C. The expansion and contraction policy of the money supply in order to influence the cost and availability of credit is monetary policy. This policy is mainly used by the central bank for management of money supply. ठीक है? Interest rate of a country to achieve objectives like inflation, to control inflation. Inflation को क्या करना है? कंट्रोल करना है. कंजम्पशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल मेंटेन करना है. ग्रोथ इन कंट्री की ग्रोथ होनी चाहिए. एंड लिक्विडिटी, द एसेट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश टू इट्स करेंसी ऑफ करेंसी देना है फॉर एक बैंक को या सेवरल बैंक्स को. ओके, तो दिस वन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ expansion or contraction of the money supply in order to influence the cost and availability of credit is monetary policy. चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. या सी, LAF stands for, what is the full form of LAF? Option number A, liquidity adjustment facility, और option number B, liquidity adjustment finance, और option number C, lending adjustment facility, और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज. कौन सा होगा? LAF stands for. LAF stands for whether it is liquidity adjustment facility or liquidity adjustment finance or lending adjustment facility or none of these. सेशन को प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. प्लीज सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट करे, मैं फिर से बोल रही, कोई भी डाउट्स है अगर तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगी. LAF stands for. Don't get confused. Try to answer it out. तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ. LAF stands for option number A, that is liquidity adjustment facility. ओके, LAF stands for liquidity adjustment facility. अब चलिए ये क्या है ये पढ़ते हैं. ये एक क्या है? एक रीपर्चेज अग्रीमेंट है बिटवीन द बायर्स एंड दी सेलर्स. ओके, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं. या LAF इज अ टूल यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी. ये क्या है? एक टूल है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में यूज होता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI. मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स किससे होती है? गवर्न्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. That allows the banks to borrow money. ये क्या करती है? बैंक्स को अलाउ करती है to borrow money through repurchase agreement or for banks to make loans to RBI through reserve repo agreement. अब आपको मैं बता देती हूँ repurchase agreement क्या है. ठीक है, repurchase agreement क्या है? At an agreed price. At an agreed price. Okay? ये क्या करती है? रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दे रही हूँ कि एक बायर है और एक सेलर है जिसमें एक अग्रीमेंट हुआ है. कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, किसी भी प्रॉपर्टी को ले लो, एक अग्रीमेंट हुआ है जिसमें जो एग्रीमेंट है वो क्या है? सेलर के पास बहुत दिन से पड़ा हुआ है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट उसके पास अगर एक बायर आया है
तो वो क्या है, उसको रीपर्चेज कर रहा है बट एट द सेम अमाउंट में। मान लो उसका अमाउंट पहले था 10,000, लेकिन बहुत दिन पहले का उसका कॉस्ट कितना था 10,000, बट अभी जो बायर जिसको वो सेल कर रहा है उस बायर को भी उसने 10,000 ही बताया है, ठीक है, तो वो बायर वो उसी प्राइस पे ले रहा है, तो ये क्या हो गया, रीपर्चेज अग्रीमेंट। ओके, एंड रिजर्व रेपो अग्रीमेंट, थ्रू रिजर्व रेपो एग्रीमेंट क्या हो गया, ये भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म लोन है। ओके, शॉर्ट टर्म लोन है, मेन वही एग्रीमेंट पे, क्योंकि मतलब फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम हो गया है उसी प्राइस पे उसको देना है। ये एक टाइप का लोन है जो कि बायर जो बोरोवर्स होते हैं वो बाय करते हैं, बोरो करते हैं, ठीक है, फ्रॉम रिजर्व रेपो अग्रीमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा LAF, दैट इज इट्स अ टूल यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI, दैट अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज अग्रीमेंट और फॉर बैंक्स टू मेक लोन्स टू द RBI थ्रू रिजर्व रेपो अग्रीमेंट। समझ में आया LAF क्या है? कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या सी, the RBI sells government securities to control the dash, whether it's option number A, flow of finance in bank, or option number B, flow of credit, or option number C, flow of government securities, or number D, none of these। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और फिर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ये आप लोगों से हो सकता है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी तक हुई है, कितना हो चुका है, कितना हो रहा है और कितना होना बाकी है। एटलीस्ट आप लोगों को इन MCQs के थ्रू आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशंस जो है कितनी तक हुई है। ओके, जो भी है गलत सही बट आंसर दो, बट थोड़ा सोच समझ के दो। ओके, the RBI sells government securities to control the dash, whether it's flow of finance in banks or flow of credit or flow of government securities or none of these। कंट्रोल क्या करती है RBI? सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कंट्रोल किसको करने के लिए? चलिए मैं बता दूं, the RBI sells government securities to control the, correct answer is flow of क्रेडिट, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, RBI क्या करती है, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है, किसको कंट्रोल करने के लिए, फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। या सी, फ्लो ऑफ क्रेडिट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट है आपके पास। ओके, When the RBI wants to increase the money supply, क्या करती है RBI जब इंक्रीज करना चाहती है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में, क्या करती है, ये परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, RBI क्या करती है, जब उनको मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ता है इन द इकोनॉमी में, तो वो क्या परचेज करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। ओके, एंड इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्वॉल्व लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। ये क्या करती है, सेल, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ता है तो ये लिक्विडिटी फॉर्म करती है, किसको, इंजेक्ट करती है इनटू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ओके, ये क्या है, फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या सी, दिस वन इज थोड़ा कंफ्यूजिंग वन हो गया। ओके, तो अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, इफ द पॉलिसी मेकर्स आर कंसर्न्ड अबाउट इन्फ्लेशन, ओके, विच फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? इट्स ऑप्शन नंबर, whether it's option number A, lowering taxes and buying bonds, or option number B, lowering taxes and raise the reserve requirements, or option number C, increasing taxes and lowering the discount rate, और ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड सेलिंग बॉन्ड्स। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट। ओके, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। पॉलिसी मेकर्स के बारे में पूछा गया है आपको। ओके, कंसर्न्ड अबाउट, अगर उनको इन्फ्लेशन के बारे में पता है तो वो कौन सी पॉलिसीज मोस्ट इफेक्टिवली अपनाएगी, whether it is lowering taxes and buying bonds, or lowering taxes and raise the reserve requirements, or increasing taxes and lowering the discount rate, or increasing taxes and selling bonds। कंफ्यूज नहीं होना।
पॉलिसी मेकर्स क्या करती है? हु आर पॉलिसी मेकर्स? यू कैन से इट्स अ पर्सन और एन इंडिविजुअल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिसी मेकर्स। If the policy makers are concerned about inflation, which fiscal and monetary policy would be most effective? सेशन को शेयर करते रहिए प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। चलिए मैं आपको बता दूं, इफ द पॉलिसी मेकर्स आर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, दे विल क्या मेक, कौन सी पॉलिसी अपनाएगी? दे विल इंक्रीज टैक्सेस एंड सेल बॉन्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। द पॉलिसी मेकर्स को अगर कंसर्न इन्फ्लेशन का, तो वो कौन सी पॉलिसी अपनाएगी? विच पॉलिसी दे विल डाउट? इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड सेलिंग बॉन्ड। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। सी, द पॉलिसी मेकर्स इंक्रीजेस टैक्सेस एंड सेल बॉन्ड्स। ओके, क्या करती है वो पॉलिसी मेकर्स? टैक्सेस को इंक्रीज करती है एंड बॉन्ड्स को सेल करती है। If the government or other authorities raise taxes and bonds, it gets money by people to pay taxes. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, जितने भी सारे हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो वो सारे टैक्स जो पे हम लोग किए वो कहाँ पे जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ द गवर्नमेंट और द अदर अथॉरिटीज मतलब वही हो गया ना, हमारा गवर्नमेंट हो गया या फिर द पॉलिसी अथॉरिटीज, रेजेस टैक्स एंड बॉन्ड्स, अगर वो टैक्स एंड बॉन्ड्स रेज कर देती है, तो इसका जो पीपल, जो पर्सन, जो इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं, उसका कुछ पार्ट उनको भी मिलेगा। इसके लिए क्या करती है? वो टैक्स को इंक्रीज करती है एंड बॉन्ड्स को सेल करती है एंड टैक्स को इंक्रीज करती है। ओके, A government has a duty, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? टू रेज द टैक्सेस इन ऑर्डर टू डिफेंड द नेशन। नेशन को डिफेंड करने के लिए, केयरफुली रहने के लिए वो क्या करती है? टैक्सेस को रेज करती है, बढ़ाती है। ओके, बॉन्ड्स ऑन द अदर हैंड्स आर लोन्स। आपको पता है ना बॉन्ड्स क्या है? एक टाइप के लोन्स है जो कि इंडिविजुअल्स या बॉर्डर्स को लेना पड़ता है इन इंटेंशन टू पे इट बैक इन फ्यूचर। ओके, मुझे लगा और भी क्वेश्चंस हैं, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। दैट इज हमारा टॉपिक आज का, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। हमने किया कुछ उसका डेफिनेशन एंड सम ऑफ द एमसीक्यूज डिस्कस किए हमने आज। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी आंसर में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आई ट्राई टू सॉल्यूट योर क्वेश्चंस, मतलब कुछ क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी इंशाल्लाह। एंड प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।